हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 करेंगे रिगार्डिंग द FAA एग्ज़ाम। और आपको पता है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम 3 मॉड्यूल्स को टारगेट कर रहे हैं: कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर इससे पहले वाले 3 लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद ओवर क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कोएक्सियल केबल। अब यहां पे 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? जब भी सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, लेट अस से दिस इज ओवर सेंडर एंड दिस इज ओवर रिसीवर, जब ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो इनका जो डेटा होता है वो किसी ना किसी चैनल के थ्रू जाता है। वो किसी ना किसी चैनल के थ्रू जाता है और उसी चैनल को क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन मीडिया। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। अब ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है ये 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो ये गाइडेड हो सकता है और या तो ये अनगाइडेड हो सकता है। गाइडेड का मतलब क्या हो गया? जहां पे हम वायर्स का इस्तेमाल करेंगे डेटा ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दैट इज वाई गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज वायर ट्रांसमिशन मीडिया, वाइल एज अनगाइडेड को क्या बोला जाता है? वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। और वायर ट्रांसमिशन मीडिया की एग्जाम्पल क्या क्या आती हैं? वन इज लाइक ट्विस्टेड पेयर, second example is coaxial cable, third one is fiber optic या optical fiber। ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की, एक आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ये एग्जाम्पल्स आती है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की। तो होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। एग्जाम्पल जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। जैसे एक एग्जाम्पल है AVG यानी कि एंटीवायरस गार्ड, दूसरी एग्जाम्पल है अवास्ट, एक और एग्जाम्पल है नॉर्टन, एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स एज वेल। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? इसको माना जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? विच आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। स्निफिंग इज, आपको बताना है कि स्निफिंग क्या होता है। द टेक्निक फॉर वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल डेटा पैकेट्स दैट मूव थ्रू अ नेटवर्क, a denial of service attack, to steal or disguise an entity। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ये एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से जो इंट्रूडर होता है, जो हैकर होता है, वो आपके डेटा पैकेट्स को ट्रैक कर रहा होता है, देख रहा होता है, जो डेटा पैकेट्स नेटवर्क के थ्रू जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से यहाँ पे आपको बताऊंगा, दिस इज ओवर सेंडर एंड दिस इज ओवर रिसीवर। जब सेंडर कोई डेटा सेंड कर रहा होता है,
बीच में कोई इंट्रूडर होता है जिसको हम हैकर भी बोल सकते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, स्निफिंग बोलते हैं। और अगर मैं प्रॉपर नाम इसका आपको बताऊंगा, इट इज नोन एज पैकेट स्निफिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। वाइल सेंडिंग एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। आपको बताना है जब हम एक ईमेल सेंड करते हैं तो इनमें से कौन सा फील्ड हम ब्लैंक खाली नहीं छोड़ सकते। सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और टू। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज टू। टू वाला फील्ड आप खाली नहीं रख सकते हो, वाइल एज बीसीसी, सीसी एंड सब्जेक्ट वाला फील्ड खाली रखा जा सकता है। सीसी की फुल फॉर्म क्या आती है, दैट इज कार्बन कॉपी। कभी कभी ऐसे भी बेसिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हावेवर ये उन स्टूडेंट्स के लिए नुकसान की बात होती है जिन्होंने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये मुझे लगता है 99% स्टूडेंट्स को पता होगी इनकी फुल फॉर्म्स क्या है। अगर आपको नहीं पता है आप इसको नोट डाउन करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस। आपको बताना है इन 4 डेफिनेशंस में से कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज टू एंगेज, इनेबल एंड एम्पावर सिटीजंस। ठीक है, आपको पता है ई गवर्नेंस की मदद से बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सिटीजंस को, और ई गवर्नेंस के थ्रू ही जो सिटीजंस हैं वो इंटरैक्ट कर पाते हैं किनके साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको पता ही होगी। और आपको ये पॉइंट भी पता होगी, जो डिजिटल इंडिया है, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, उसका मोटो क्या है, पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर। इन सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नहीं है अमंग द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज IT फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। ये डिजिटल इंडिया का पिलर नहीं है। और डिजिटल इंडिया में टोटल कितने पिलर्स हैं, 9 पिलर्स। और उन 9 पिलर्स में से एक पिलर आता है ब्रॉडबैंड हाईवेज, एक पिलर आता है ई गवर्नेंस, एक पिलर आता है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, एक पिलर आता है, मैं यहां पे लिखूंगा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस। एक और पिलर आता है IT फॉर जॉब्स, एक और पिलर आता है ई क्रांति, एक और पिलर आता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, एक और पिलर आता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और एक और पिलर आता है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ये सारे के सारे क्या हैं, 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। हाउएवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज IT फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। ऐसे नाम का कोई भी पिलर डिजिटल इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर is responsible for managing hardware components and providing a user interface। आपको बताना है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर मैनेजमेंट के लिए, और यही सॉफ्टवेयर यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करके देता है।
क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या आती है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। प्रोसेस इज, आपको बताना है एक प्रोसेस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब आप हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से एक प्रोग्राम उठाते हो और इसको लाते हो कहां पे? रैम के अंदर, तब यही प्रोग्राम यहां पे क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम रैम के अंदर क्यों लाते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन। दैट इज वाई द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की और ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स की। अपाची वेब सर्वर भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और लिनक्स भी क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस। आपको बताना है एल्गोरिथम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर साइंस में। ये सबको होपफुली पता होगी। एल्गोरिथम की लिटरल मीनिंग क्या आती है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एल्गोरिथम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब अगर हम यही स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखेंगे डायग्रामेटिकली, तब हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। तब हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। तो होपफुली कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, स्टार्टिंग विथ ओवर क्वेश्चन नंबर 11। वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपको बताना है वाइटल स्टैटिस्टिक्स में किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एजुकेशन रेट। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है बर्थ रेट, इंक्लूड किया जाता है डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सिकनेस, मॉर्बिडिटी, मेरिट्स। ये सारी की सारी चीजें कंसिडर की जाती है इन वाइटल स्टैटिस्टिक्स। हाउएवर एजुकेशन रेट यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ टू एट्रीब्यूट्स आर नेगेटिवली एसोसिएटेड, अगर दो एट्रीब्यूट्स आपस में क्या होंगे? नेगेटिवली एसोसिएटेड होंगे, तब हम बोलते हैं दैट दीज टू एट्रीब्यूट्स आर डिसएसोसिएटेड। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द डेकेडल ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011 वाज। आपको बताना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर की डेकेडल ग्रोथ क्या थी। क्वेश्चन नंबर 13 का भी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 23.6%। अगर हम यहां पे बात करेंगे डेकेडल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011, वो कितनी थी? वो थी 36.4%। लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा डेकेडल ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन किस पॉपुलेशन की? ऑफ रूरल पॉपुलेशन, वो थी बराबर 19.4% के। ठीक है। हाउएवर अगर हम
एग्रीगेट में देखेंगे डेकेडल ग्रोथ क्या थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो थी 23.6%। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ एज पर सेंसस 2011 स्टेट विद हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ कौन सा स्टेट था? जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको यहां से भी इसका आंसर बता दूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी मेघालय। ठीक है, मेघालय। और मेघालय की डेकेडल ग्रोथ क्या थी एज पर सेंसस 2011? दैट वाज 27.8%। तो होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इनको नोट भी किया होगा अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। शेड्यूल्स आर फिल्ड बाय, आपको बताना है शेड्यूल्स कौन फिल अप कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एनुमरेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स जो कि आपस में काफी ज्यादा सिमिलर हैं। वन इज क्वेश्चनियर एंड सेकेंड वन इज शेड्यूल। क्वेश्चनियर में आप क्या करते हो, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हो, ये आप सेंड करते हो टू द डिजायर्ड रेस्पोंडेंट और वो रेस्पोंडेंट अपनी हैंड राइटिंग में ये फिलअप करके आपको वापस भेज देता है। वाइल एज शेड्यूल के केस में भी आप क्या करते हो, सेम तरीके से आप क्वेश्चंस, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हो, आप रेस्पोंडेंट के पास जाते हो, जो भी उसके रेस्पॉन्सेज होंगे ना, इनोमिनेटर खुद अपनी हैंड राइटिंग में वो सारे के सारे रेस्पॉन्सेज इस शेड्यूल में फिलअप कर लेता है। तो होपफुली ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डेटा 4 4 5 6 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इस डेटा के रेस्पेक्ट में इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना होगा। मीन क्या होता है, बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर मैं यहां पे करूंगा 4 + 4 + 5 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कितनी ऑब्जर्वेशंस है टोटल में, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आ जाएगा 5। तो मीन अगर हम कैलकुलेट करेंगे 4 + 4 हो गया 8, 8 + 5 हो गया 13, 13 + 6 करेंगे तो 19, 19 + 6 करेंगे तो 25, 25 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो मीन यहां पे किसके बराबर आया, 5 के बराबर। लाइकवाइज अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मिड वैल्यू, पहले आप डेटा सेट को सॉर्ट करो क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, और फिर इसमें देखो मिड वैल्यू क्या आ रहा है। मिड वैल्यू, बीच वाला वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है 5। तो यहां से हमें पता चला कि मीडियन भी इस केस में किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं मोड की बात करूंगा, मोड क्या होता है, मोड एक ऐसा डेटा वैल्यू होता है जो कि डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो मैं यहां पे डेटा सेट वापस से टाइप करूंगा 4 4 5 6 6, इसमें से सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा वैल्यू रिपीट हो रहा है, 4 और 6। तो इसमें मोड किसके बराबर आएगा, मोड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल विल बी इक्वल टू 4 और 6। क्योंकि यहां पे दो मोड्स आ रहे हैं ना, तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस डिस्ट्रीब्यूशन और दिस डेटा सेट इज बाइमोडल। यहां पे कितने मोड्स आ रहे हैं, दो मोड। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि यहां पे मीन और मीडियन आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। मीन का भी वैल्यू 5 और मीडियन का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट पीयर्स एंड पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। आपको बताना है अगर हम लास्ट पीयर्स एंड पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज डॉर्बिश बर्वले प्राइस इंडेक्स। ओके, अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूंगा और या इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, P01
DB स्टैंड्स फॉर डॉर्बिश बावले, किसके बराबर होता है? अर्थमेटिक मीन। निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा? 1/2 करूँगा, क्योंकि हम दो प्राइस इंडेक्सीज का यहाँ पे मीन निकाल रहे हैं। इनटू क्या आ जाएगा? लास्ट पीस प्राइस इंडेक्स किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस करेंगे समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 और इनटू क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। और ये जो डॉर्बिश बावले प्राइस इंडेक्स है ना, इट इज समटाइम्स आल्सो नोन एज LP फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हायर ऑर्डर टेबल इज ऑल्सो नोन एज, आपको बताना है हायर ऑर्डर टेबल का एक और नाम क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मैनिफोल्ड टेबल। मैनिफोल्ड टेबल्स को कभी कभी कॉम्प्लेक्स टेबल भी बोला जाता है। ओके, और मैनिफोल्ड टेबल की प्रॉपर्टी क्या है? यहां पे हम डेटा को ग्रुप करते हैं। डेटा इज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस with respect to two or more characteristics। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। आपको बताना है फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस इनमें से कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। पहले मैं यहां पे कुछ डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो भी हमारे पास सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक सैम्पलिंग मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, और दूसरी कैटेगरी जो आती है उसको बोला जाता है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आती है, लाइक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड सो ऑन। लाइकवाइज नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आती हैं, लाइक जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, convenience sampling and so on. So according to the options, option number C will be the right answer for question number 18। इनमें से कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब अगर मैं आपको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूंगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से क्या किया जाता है, टारगेट पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है इनटू सब ग्रुप्स, और इन्हीं सब ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा बोलते हैं, स्ट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, और बाद में जो भी हमारे फाइनल सब्जेक्ट्स होंगे, फाइनल सैंपल्स होंगे, वो इन्हीं सब ग्रुप्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 70% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 85%, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू। आपको यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए गिवन बी किसके बराबर आएगा। यहां पे 2-3 चीजें हमें गिवन है।
हमें पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर मैं यहां पे आपको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो किसके बराबर है? 70% डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है? 85%। मैं 2-3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करूंगा ताकि आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाए। 70% के बदले में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, परसेंट के बदले में डिवाइड बाय 100 लिखूंगा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब ये वाला डिवाइड जो यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड बाय लिखूंगा तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 85% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 85 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर एक स्टेप सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 70 डिवाइडेड बाय 100, और इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ से इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ऊपर आ जाएगा 100 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 85। अब थोड़ी बहुत कैंसिलेशन यहाँ पे करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 5 से ये कटेगा, 5 14s आर 70, और ये यहाँ पे किससे कटेगा? 17 से। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 19 विल बी 14 डिवाइडेड बाय 17। दैट इज ऑप्शन ए। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनियर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू डैश कीपिंग इन व्यू द नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी। बताया जा रहा है जब हम एक क्वेश्चनियर बनाएंगे, हमें क्वेश्चनियर का साइज क्या रखना चाहिए? एज मिनिमम एज पॉसिबल। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, हमें क्वेश्चनियर का साइज क्या रखना चाहिए? मिनिमम रखना चाहिए। ठीक है, मिनिमम हम कैसे वो रख सकते हैं? हमें अपने क्वेश्चंस को पूछना चाहिए इन अ कंसाइज मैनर, ताकि हमारे क्वेश्चनियर बनाने का जो मकसद है वो भी फुलफिल हो जाए, और जो रेस्पोंडेंट हमारा होगा वो भी आपका क्वेश्चनियर फिलअप करते करते बोर ना हो जाए। तो होपफुली स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के भी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स मॉड्यूल, स्टार्टिंग विद ओवर क्वेश्चन नंबर 21। If P plus Q is equal to Rs and 1 by P plus 1 by Q is equal to R by S, then which of the following is true? हमें यहाँ पे दो काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन सही रहेगी, ट्रू रहेगी। हमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या दिया गया है, या एक स्टेटमेंट दिया गया है बराबर P plus Q is equal to RS, और इसको मैं मानूंगा लेटर से इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा स्टेटमेंट क्या रहा है? 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, पी 1 जार हो गया पी प्लस क्यू 1 जार हो गया क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एस। अब आपको पता है यहाँ पे क्या रहा है? पी प्लस क्यू, और P प्लस क्यू हमें क्वेश्चन में किसके बराबर दिया गया है? RS के बराबर। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर सकता हूँ। P प्लस क्यू के बदले में यहाँ पे क्या लिखूंगा? RS डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? PQ इज इक्वल टू RS R डिवाइडेड बाई S। यहाँ पे ये R और ये R आपस में क्या हो सकता है? कैंसिल। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, S इंटू एस क्या आ जाएगा? S स्क्वायर इज इक्वल टू PQ 1 जार अगर हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? PQ। So the right answer of our question number 21 will be option D. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। If f of x is equal to 2x plus 3, if x is less or equal to 2, and x plus 5, if x is greater than 2, then the left hand limit of f of x at x is equal to 2 is equal to। हमें एक फंक्शन यहां पे दिया गया है f of x, और इस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है बराबर 2x प्लस 3। अगर x का वैल्यू क्या होगा? लेस और इक्वल टू 2, और इसी फंक्शन का वैल्यू आ रहा है बराबर x प्लस 5 के, अगर x का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 2। ठीक है,
होपफुली आपने लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा, इफ़ दिस इज़ ओवर एक्स एक्सीज और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 2, अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, मीन्स मैं लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा होगा टूवर्ड्स 2, ठीक है। अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, सो आई विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द राइट साइड, ऐसे करके। और अगर मैं लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा होता टूवर्ड्स 2, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 2 से तो थोड़ा छोटा ही होगा, और राइट साइड से क्या होगा, 2 से थोड़ा बड़ा ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, माइनस, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये लिमिट मुझे किस पे अप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करना है। फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको देखना है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हो टूवर्ड्स 2, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन ही होगा 2 से। तो जब भी x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 2, आपको उस टाइम पे फंक्शन का क्या वैल्यू यूज करना है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3। अब अगर मैं x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा 2, तो वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जार हो गया 4, प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाई, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है बराबर 3x माइनस 4, देन एफ इनवर्स एक्स इज गिवन बाय। आपको सिंपली एक फंक्शन यहां पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स, जिसका वैल्यू आ रहा है बराबर 3x माइनस 4। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको मैं मानूंगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है, क्योंकि मुझे एफ इनवर्स x निकालना है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू y, आराम से लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3x इज इक्वल टू y प्लस 4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। देयरफॉर जो हमारे एफ इनवर्स x का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, y के बदले में यहाँ पे x वापस से पुट करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 23 विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 10 years, इन हाउ many years एट द सेम रेट विल इट बी ट्रिपल्ड। हमें यहाँ पे एक सम ऑफ मनी दिया गया है, बोला जा रहा है वो सम ऑफ मनी हम किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और ये मनी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 10 years में, ठीक है। आपको बताना है कि ये कितने सालों के अंदर अंदर ट्रिपल हो जाएगा। हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा, जो भी हमारा अमाउंट है, जो भी हमारा सम है, वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो हमें इतना पता है अमाउंट किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई के, सिंपल इंटरेस्ट के। अब यहाँ पे क्योंकि अमाउंट डबल हो रहा है तो ए के बदले यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आराम से 2p लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू p के बदले में p ही लिखूंगा, प्लस एसआई की फॉर्मूला क्या होती है, p इंटू आर इंटू टी। टी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 years, डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा मैं, 100, ठीक है। फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2p, ये p अगर मैं इज इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा तो ये माइनस p बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे ये क्या बचेगा, p इंटू आर करेंगे तो पी आर डिवाइडेड बाई 10। लाइकवाइज यहाँ पे ये बचेगा p इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आ जाएगा 10p इज इक्वल टू पी आर, 10p इज इक्वल टू पी आर, p और p आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे r का वैल्यू क्या मिल रहा है, 10। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वाले क्वेश्चन में जो है ना वो क्या है, 10%। लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना है, हमें बताना है कि ये सम ऑफ मनी जो है ये कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा।
अब हम उसको निकाल लेते हैं। अब हमें, क्योंकि फिर से मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, वी नो दैट अमाउंट किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस SI। अब इस बारी हमारा अमाउंट क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा अमाउंट के बदले 3P, और ये P अगर मैं इज इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, -P इज इक्वल टू SI। SI किसके बराबर होता है, P इंटू R। रेट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है 10, इंटू टाइम पीरियड मुझे नहीं पता है कि ये कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100। ये बचेगा यहाँ पे 3P माइनस P करेंगे तो 2P इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, ये बचेगा PT डिवाइडेड बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 10 2 जार हो गया 20, P इज इक्वल टू PT। P और P फिर से कैंसिल हो जाएगा तो T का वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगा, T विल बी इक्वल टू 20। सो ये जो सम ऑफ मनी है ये कितने सालों के अंदर ट्रिपल हो जाएगा, 20 सालों के अंदर अंदर। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 विल बी ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। NPR एंड NCR आर इक्वल व्हेन। आपको बताना है NPR और NCR का वैल्यू कब आपस में बराबर होगा। मैं आपको समझा लेता हूं पहले। आपको पता है परम्यूटेशन की फॉर्मूला NPR किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। लाइकवाइज अगर मैं कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा NCR, वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये दो एक्सप्रेशंस आपस में कब बराबर होंगी, यहां पे भी n फैक्टोरियल, यहां पे भी n फैक्टोरियल, यहां पे n माइनस आर फैक्टोरियल, यहां पे भी n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है अगर r फैक्टोरियल का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर r फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर, फिर अगर मैं उस मान को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यही रहेगा, तब जाके ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में क्या आ जाएगी, बराबर। अगर r फैक्टोरियल का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो ऑब्वियसली r का भी वैल्यू उस टाइम पे किसके बराबर होगा, 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल अगर मैं निकालूंगा तो वो 1 के बराबर ही होता है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 विल बी ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। If a line makes 30-degree angle with the positive direction of x-axis, angle beta with the positive direction of y-axis, and angle gamma with positive direction of z-axis, then cos square beta plus cos square gamma is equal to। हमें यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के हैं और बाय द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos square beta और cos square gamma। आपको पता होगी अगर L M एंड N क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, तब आपको एक फॉर्मूला पता होगी दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, अब यहां पे L M N क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि एंगल विद द पॉजिटिव x एक्सिस, एंगल विद द पॉजिटिव y एक्सिस एंड एंगल विद द पॉजिटिव z एक्सिस। तो ऑब्वियसली यहां पे L का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, L का वैल्यू यहां पे क्या आएगा, cos ऑफ 30 डिग्री, और M का वैल्यू क्या आ जाएगा, M का वैल्यू विल बी इक्वल टू cos ऑफ बीटा, एंड N का वैल्यू किसके बराबर होगा, cos ऑफ गामा। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो क्या आएगा आंसर, ये बनेगा L स्क्वायर के बदले में लिखूंगा फिर यहां पे cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस M स्क्वायर के बदले में लिखूंगा cos स्क्वायर बीटा प्लस N स्क्वायर के बदले लिखूंगा मैं cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है cos ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ 3/2, अंडर रूट ऑफ 3/2, और क्योंकि cos के साथ स्क्वायर है तो मैं यहां पे स्क्वायर भी लगाऊंगा, प्लस ये सेम रहेगा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक स्टेप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या बनेगा, देखो ये अंडर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर है, अगर हम इसको स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा 3 डिवाइडेड बाय ये 2 का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4। बाकी ये सारा यहां पे सेम ही रहेगा cos स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं ये कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कहाँ पे मैं लिखूं, इधर पे लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 3/4। ये 3/4 में इज इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जा रहा हूं, ये क्या बनेगा 1 माइनस 3/4। एक बार फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जार हो गया 4, बीच में माइनस 3 1 जार हो गया 3, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 1 जार 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन सी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिक सी कैलकुलेशन है, बस आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन कैसे आप इंटरप्रेट करोगे और उसी हिसाब से आप उसको जल्दी जल्दी आंसर भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 3 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स आर इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर 3 मैंगोज और 3 एप्पल्स हैं। इफ 2 फ्रूट्स आर चूजन एट रैंडम, अगर हम इसी बॉक्स में से 2 फ्रूट्स रैंडमली चूज करेंगे, आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो हमने चूज किए होंगे फ्रूट्स उसमें से एक मैंगो होगा और एक एप्पल होगा। तो यहां पे टोटल मैंगोज कितने हैं, वो कितने हैं 3। एप्पल्स कितने हैं टोटल में, एप्पल्स भी 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं 6। ठीक है, अब इन 6 में से मुझे क्या करना है, 2 फ्रूट्स को रैंडमली चूज करना है। तो यहां पे टोटल आउटकम्स हमारे कितने बनेंगे, टोटल आउटकम्स की मैं बात कर रहा हूं। 6 में से हमें 2 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीकों से हम 6 में से 2 फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। द आंसर इज 6C2। 6C2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने यहां पे आ रहे हैं 15। अब क्योंकि यहां पे 3 मैंगोज हैं और 3 मैंगोज में से मुझे क्या करना है, खाली एक मैंगो सेलेक्ट करना है। तो 3 मैंगोज में से एक मैंगो सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं मेरे पास अवेलेबल, 3C1। और 3 एप्पल्स में से एक एप्पल सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, अगेन 3C1। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैंगो एंड 1 एप्पल, वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3C1 एक मैंगो सेलेक्ट करने के लिए इंटू 3C1 एक एप्पल सेलेक्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3C1 का वैल्यू 3 ही होता है, इंटू 3C1 का वैल्यू फिर से 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 15। फिर से कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जार 3, 3 5 जार क्या हो गया 15। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, जहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है बराबर 9 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया गया है बराबर 5√2 एंड थीटा का वैल्यू दिया गया है बराबर 45। हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे डॉट प्रोडक्ट लिख लेता हूं। हमें 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। पुट करेंगे वैल्यूज को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर दिया गया है 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर दिया गया है 5√2 इंटू कॉस थीटा के बदले में लिखूंगा यहां पे कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 45 डिग्री। ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में दिया गया है। फिर से एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 5√2 इंटू कॉस 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√2। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन, √2 आपस में हो जाएगा कैंसिल, 9 5 जार कितना बनेगा 45। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 28 विल बी ऑप्शन सी। बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x5, हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है ए और इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आ रहा है 3x5, और दूसरी मैट्रिक्स हमें दे दी गई है बी जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है 5x3।
5 क्रॉस 3। आपको बताना है अगर मैं ए बी करूंगा, इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, और लाइकवाइज अगर मैं बी ए करूंगा, इस बी ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देयर इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे पहले मैट्रिक्स में, ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। क्या ये आपस में बराबर है? हाँ बिल्कुल है, तब जाके हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो यहां पे नंबर बचा दैट इज 3, और जो यहां पे नंबर बचा वो भी क्या है 3। ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो नंबर ऑफ रोज होंगे पहले मैट्रिक्स में और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सेकंड मैट्रिक्स में, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या बनेगा ऑर्डर। तो ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा 3 क्रॉस 3। लाइकवाइज अगर मैं बी ए करूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पे इसका ऑर्डर क्या बनेगा 5 क्रॉस 5। आप इसको थोड़ा सा अपने एंड से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक है। होपफुली आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 29 विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस a यूनियन a इंटरसेक्शन b। आपको बताना है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। देखो मैं यहां पे दो सेट्स ले लेता हूं, लेट अस से a हमारे पास कोई सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1 2, और b हमारे पास कोई सेट है हैविंग एलिमेंट्स लेट अस से 2 एंड 3। ठीक है, अब अगर इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज ओवर सेट a, इसके अंदर क्या वैल्यूज आ रहे हैं 1 एंड 2, और दिस इज ओवर सेट b जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 2 एंड 3, ऐसे करके। अब यहां पे पहला पोर्शन क्या दिया गया है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब हो गया वो सारे एलिमेंट्स जो कि खाली a में हैं बट b में नहीं है, मतलब a माइनस बी इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा पोर्शन आ रहा है यहाँ पे a माइनस बी। लाइकवाइज b माइनस a का मतलब क्या हो गया, वो सारे एलिमेंट्स जो कि खाली b सेट में हैं बट नॉट इन a, तो वो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, b माइनस a इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ओवर b माइनस a। और a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया कॉमन, इसमें से कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है ये वाला पोर्शन, और इसमें ये हमारा क्या आ रहा है a इंटरसेक्शन b। अब अगर मैं इन सभी पोर्शंस का इस पोर्शन का इस पोर्शन का इस पोर्शन का आपस में यूनियन करूंगा तो ये सारा का सारा पोर्शन यहां पे कवर हो रहा है, और ये सारा का सारा पोर्शन किस चीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, a यूनियन b से। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 30 विल बी ऑप्शन डी। होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।